गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? मैंने आपको विटामिन का चैप्टर शुरू कराया हुआ है, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में विटामिन ए के बारे में आपको बताया था। आज हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है थायमिन, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। देखिए, थायमिन के बारे में बताने से पहले थायमिन के कार्यों का हम उल्लेख भी करेंगे, पर उससे पहले थायमिन क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए, थायमिन क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। थायमिन है, इसे विटामिन B1 भी कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसके के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। यह रोग उन प्रदेशवासियों को होता है जहां पॉलिश किए गए चावल का मुख्य रूप से सेवन किया जाता है। जो लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनको ये रोग अधिक होता है। अब अगर हम बात करें थायमिन के बारे में, तो थायमिन क्या है? जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है और आंशिक रूप से अल्कोहल में भी यह घुलनशील होता है। इसका जो स्वाद है वो खमीर के जैसा, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध भी विद्यमान होती है। अनेक प्रकार के बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, और उस रिसर्च में यह देखा गया कि जिन पक्षियों को पॉलिश किए गए चावलों को खिलाया गया, जिससे उन्हें बेरी-बेरी रोग हो गया, और फिर उन्हीं पक्षियों को चावल का ऊपरी भाग भूसी खिलाई गई, तो वे भी स्वस्थ हो गए। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला कि पॉलिश किए गए चावलों में किसी तत्व की कमी होती है जो नाड़ी संस्थान को प्रभावित करती है, परंतु चावल के ऊपरी परत भूसी में एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस यानी कि रक्षात्मक तत्व होते हैं, और ये रक्षात्मक तत्व ही बेरी-बेरी रोग से शरीर की रक्षा करते हैं। तो यानी कि जो थायमिन है वो क्या है? इसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं, और ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम बात करते हैं थायमिन के कार्यों की। देखिए, सबसे पहले थायमिन के कार्यों के अंतर्गत आता है, थायमिन जो है वो शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। देखिए कैसे? थायमिन जो है वो शारीरिक वृद्धि और विकास के अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। यह विटामिन भूख को बढ़ाता है, और जब भूख बढ़ती है तो निश्चित ही पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण किया जाता है, जिससे शरीर को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में मिलते हैं। और अगर शरीर को उचित पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में मिलते हैं तो शरीर की वृद्धि भी होती है। जब भोजन में थायमिन की कमी हो जाती है, तब भूख जो है वो धीरे धीरे लगनी कम हो जाती है, और अंत में भोजन के प्रति व्यक्ति की अरुचि भी हो जाती है। और अगर हम थायमिन युक्त आहार लेते हैं तो इससे शारीरिक वृद्धि बहुत ही अच्छी से और तेज़ी से होती है। तो इसका मतलब जो सबसे पहला जो कार्य हो गया वो थायमिन के कार्य यानी कि वृद्धि में सहायता करना है। अब इसी कड़ी में दूसरा आता है कि यह कार्बोज के उपापचय में सहायक होता है। शरीर में थायमिन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और यौगिकों के साथ भी उपलब्ध रहता है। थायमिन फास्फेट के साथ यौगिक के रूप में रहता है, जिसे थायमिन पायरोफास्फेट कहते हैं। यह थायमिन पायरोफास्फेट एक क्या है? कोएंजाइम है। इसे को कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। यह को कार्बोक्सिलेज मैग्नीशियम लवण और स्पेशल प्रोटीन के साथ संयोग करके सक्रिय एंजाइम कार्बोक्सिलेज का निर्माण करता है, और यह कार्बोक्सिलेज एंजाइम कोशों के श्वसन में भी मदद करता है। थायमिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। थायमिन पायरोफास्फेट
कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतना ही नहीं, थायमिन दूसरे एंजाइमेटिक क्रिया में भी भाग लेता है, जैसे कि बहुत सारी हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं, उसमें भी बहुत सारी ये रोल प्ले करता है। जब आहार में थायमिन की कमी हो जाती है तो यह थायमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता और फलतः कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन भी उचित प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण पायरुविक अम्ल का परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी नहीं हो पाता। अतः कोशों एवं ऊतकों में पायरुविक अम्ल का जमाव अधिक हो जाता है और अधिक होने से यह रक्त में भी जमा होने लगता है। पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला कीटो अम्ल है। थायमिन पायरोफॉस्फेट इस कीटो अम्ल के साथ क्रिया करके इससे कार्बोक्सिल समूह निकाल देता है, जिसके कारण कीटो अम्ल एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है और पायरुविक अम्ल में शेष 2 कार्बन अणु बच जाते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट थायमिन है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में सहायता प्रदान करता है। इसी कड़ी में तीसरा आता है डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायता करता है। थायमिन आरएनए और डीएनए के निर्माण में भी सहायता करता है। डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। इस राइबोज शर्करा का निर्माण भी थायमिन में पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में भी होता है। अगला है थायमिन जो है वो जो श्वेत रक्त कणिकाओं को रोगाणुभक्षण क्षमता में वृद्धि करना। थायमिन रक्त में उपस्थित जो WBC की रोगाणुभक्षण क्षमता में वृद्धि करता है। फिर अगला आता है नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखने में सहायता करना। थायमिन पायरोफॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन के लिए आवश्यक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। यह विटामिन इस विटामिनहीनता के कारण कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। परिणामतः नाड़ी ऊतक एवं पेशियां प्रभावित होती हैं। नाड़ी पेशियों एवं ऊतकों तथा कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पाता, जिससे कि उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। नाड़ियों में थायमिन जो है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। यह नाड़ियों के आवरण यानी कि माइलिन जो शीत है उसको स्वस्थ और चुस्त बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। थायमिन नाड़ी संवेदना प्रेषक जैसे कोलिन एवं सीरोटोनिन को भी प्रभावित करता है। थायमिनहीनता के कारण माइलिन शीत, मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी, गैंग्लिया आदि की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और नाड़ी संस्थान में विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनसे संबंधित लक्षण भी बहुत सारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे आता है रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में थायमिन की मात्रा को कम करने में थायमिन का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायमिन उपस्थित रहता है तब रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है 0.4 से 0.6 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है, जबकि थायमिन से ग्रस्त रोगियों में पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और यह बढ़कर 2 से 4 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाती है। रक्त में पायरुविक अम्ल की अत्यधिक मात्रा शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर शरीर में पायरुविक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। यह थायमिन पायरोफॉस्फेट पायरुविक अम्ल को ऑक्सीकृत कर एसिटल्डिहाइड
एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे कि रक्त में पायरुविक अम्ल की जो मात्रा है वो सामान्य हो जाती है। यानी कि जो थायमिन पायरोफॉस्फेट है वो पायरुविक अम्ल को ऑक्सीकृत कर एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे कि रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा सामान्य हो जाती है। अब आता है ये थायमिन जो है वो पाचन क्रिया में भी सहायता प्रदान करता है। बहुत सारी रिसर्च से ये निकाला गया है कि जो थायमिन है वो पाचन तंत्र और आंतों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। इस विटामिन हीनता के कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, भूख में कमी हो जाती है, आंतों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और आंतों की श्लेष्मिक कलाएं भी की जो कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। फलते आंतों में घाव हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। फलतः रोगाणुजनक जीवाणुओं का आक्रमण बढ़ जाता है और पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। तो अगर हम प्रॉपर थायमिन लेते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे डाइजेशन को मदद करती हैं, तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। जैसे कि भूख में कमी हो गया, आंतों में विकार होना, आंतों की श्लेष्मिक के लिए जो कोशिकाएं हैं उनका नष्ट हो जाना, आंतों में घाव हो जाना और जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी घट जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर नहीं होती। और फिर इसी कड़ी में जो लास्ट आता है, भोजन के प्रति जो अनिच्छा, मतलब वो हमारी इच्छा ही नहीं करती, अपच हो गया और हमेशा पेट में एक तरह का भारीपन रहना, डायरिया होना, कब्ज़ होना आदि पर नियंत्रण पाने के लिए भी थायमिन आवश्यक होता है। और अगर हम थायमिन नहीं लेते हैं तो दस्त, अतिसार, पेट में दर्द आदि की जो शिकायत है वो भी बनी रहती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थायमिन के बारे में, तो जो थायमिन है वो शरीर के जो भीतरी अंगों को भी स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने में मदद करता है और यह कोशिकाओं को शक्ति प्रदान भी करता है। ये जो विटामिन है ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम को सक्रिय बनाने में सहायक होता है। ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम है उसका बहुत ही बड़ा शरीर में रोल होता है और यह उसको भी सक्रिय बनाता है, यानी कि उसको भी एक्टिव करता है। तो ये जितनी भी जो सारी बातें थी थायमिन के बारे में, कि जैसे कि थायमिन वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायता करता है, डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायता करता है और यह जो थायमिन है नाड़ियों को सामान्य स्थिति बनाए रखने में सहायता करता है, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है, श्वेत रक्त कणिकाओं की रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है और थायमिन अगर लेते हैं तो डाइजेशन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमें नहीं होती, जैसे कि दस्त लग जाना, कब्ज़ हो जाना आदि। और जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं अगर हम प्रॉपर थायमिन लेते हैं तो भी वे सक्रिय रहती हैं। ये जो सारे कार्य थे ये सारे थायमिन के कार्य हैं, जिसे कि हम विटामिन B1 कहती हैं। धन्यवाद।